हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने कवर किया है जॉन लॉक एवं रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में हम पढ़ेंगे हॉब्स के राजनीतिक विचार, उसकी पृष्ठभूमि, हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ, सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति एवं सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताएं और कुछ आलोचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स के संबंध में प्रोफेसर डनिंग ने लिखा है कि हॉब्स प्रथम अंग्रेज है जिसने इस प्रकार की राजनीति से दर्शन की प्रणाली प्रस्तुत की जिसकी गणना महान प्रणालियों में की जाती है। उसकी कृतियों ने उसे महान राजनीतिक विचारक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। हॉब्स के राजनीतिक विचार और उसकी पृष्ठभूमि। हॉब्स के राजदर्शन के प्रादुर्भाव के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। चारों ओर अराजकता फैला हुआ था। राजनीतिक एवं सामाजिक दशा अति शोचनीय थी। इस दशा से प्रभावित होकर थॉमस हॉब्स ने विचार किया कि राजतंत्र के बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती। किसके बिना? राजतंत्र के बिना। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उस समय उनके काल में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उन्होंने युद्ध देखा था। इसलिए उनके विचार में आता है कि शांति की स्थापना तभी होगी जब राजतंत्र की स्थापना होगी। हॉब्स के द्वारा किए गए राजतंत्र के इस समर्थन के विषय में टेलर ने क्या लिखा है, देखो। ऐसी संकटकालीन स्थिति से गुजरने वाले एक दार्शनिक के लिए, जो कि मानव व्यापार का एक तीक्ष्ण प्रेक्षक भी था, समस्त ज्ञान को यांत्रिक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित करने का सबसे अधिक साहसपूर्ण प्रयत्न करना और आचार शास्त्र एवं समाजशास्त्र के विरुद्ध एक प्रकृतिवादी सिद्धांत की सृष्टि करना स्वाभाविक ही था। हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ। कौन सी परिस्थिति है जिसने उनके विचार पर प्रभाव डाला? हॉब्स के चिंतन पर उसके समय विद्यमान परिस्थितियों ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। तत्कालीन इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा। अस्थिर क्यों थी उस राजनीतिक दशा? क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की समर्थक और विरोधी दोनों प्रकार की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष हो रहा था। किसमें संघर्ष हो रहा था? समर्थक और विरोधी दोनों में। किसके समर्थक और विरोधी? राजतंत्र के समर्थक और राजतंत्र के विरोधी, ये दोनों में क्या था? संघर्ष हो रहा था। कभी राजतंत्र समर्थकों का तो कभी विरोधियों का पलड़ा भारी हो जाता था। फलतः किसी भी व्यक्ति का ना तो जीवन सुरक्षित था और ना संपत्ति सुरक्षित था। वह युग नए आर्थिक परिवर्तनों का युग भी था। सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था उस टाइम, लेकिन उसे किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए, सामंतों का प्रभाव घटाने के लिए वह
पार्लियामेंट की शक्ति में वृद्धि करने के लिए आंदोलन कर रहा था, जबकि पुरानी व्यवस्था में निहित स्वार्थ रखने वाला सामंतवादी वर्ग पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प था। इस प्रकार विरोधी विचारधाराओं के कारण 1639 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध भड़क उठा। इस गृह युद्ध के कारण जनजीवन असुरक्षित हो गया। हॉब्स ने अपने व्याप्त असुरक्षा और अराजकता की इन भावनाओं के दमन के लिए एक सर्वशक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र का अपनी रचनाओं के द्वारा प्रबल समर्थन किया है। उन्होंने उनकी एक रचना है लिव्याथन, उन्होंने इसका उसमें समर्थन किया है लिव्याथन में। अब आगे देखते हैं सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति। मनुष्य स्वभाव से शांतिपूर्ण नहीं है। देखो हॉब्स क्या कहता है कि मनुष्य क्या है, शांतिपूर्ण व्यक्ति नहीं है। स्वभाव से वह झगड़ालू है, बर्बर है और स्वार्थी है, ऐसा उनका मानना है। अतः एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा की आवश्यकता अनुभव होती है जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखकर उन्हें अनुशासनबद्ध कर सके। ऐसी सामान्य सत्ता की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा प्राधान्य स्थापित किया जाए तथा उसे स्थापित करने के लिए प्राकृतिक कानून के अनुसार सब व्यक्ति अपने अधिकारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर दे, यानी वे अपनी शक्तियों को किसी सभा को या किसी व्यक्तियों के समूह को समर्पित कर दे। हॉब्स आगे कहता है कि यह कार्य व्यक्ति आपस में एक समझौते के द्वारा संपन्न करते हैं, यानी वह एक समझौता करते हैं। लेवियाथन में उसने लिखा है कि समझौता के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की शपथ लेता है। अब देखो कैसे शपथ लेता है। मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को यह अधिकार देता हूँ और अपने आप शासन करने के अपने अधिकार को छोड़ता हूँ, यानी जो उसका अधिकार है अपने आप के ऊपर शासन करने का, उस अधिकार को वो छोड़ते हैं इस शर्त पर कि तुम भी अपने इस अधिकार को छोड़ोगे, है ना। इस शर्त पर कि तुम भी इसी प्रकार अपने ऊपर शासन करने के अधिकारों को इस प्रकार दोगे और आज्ञाओं का पालन करोगे। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने समस्त अधिकार एवं व्यक्तियों की सभा को अपने समस्त अधिकार किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर देता है। फलतः उससे उस सत्ता का जन्म होता है जो प्राकृतिक अवस्था को भी भयावह दशा को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ होती है। वह सत्ता प्रत्येक मनुष्य को समझौते का उल्लंघन करने पर दंड देने की अधिकारिणी होती है। दंड का भय समझौते को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि
हॉब्स कहता है कि बिना तलवार की शक्ति के संविधान केवल शब्द जाल है जो मनुष्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः असमर्थ होती है। यानी उन्हें अपने बात को मनाने के लिए किसकी जरूरत है? शक्ति की। सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताएं। समझौता एक साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों था। समझौता एक साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही चरित्र वाला है। मनुष्य द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग कर सामाजिक समझौते के बंधन को स्वीकार किए जाने के कारण समाज की उत्पत्ति होती है और उस समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। देखो यहीं से एक आलोचना निकलेगा कि राज्य और समाज दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया है। यहाँ से एक आलोचना निकल के आती है। समझौता सभी व्यक्तियों के मध्य होता है, शासक और शासित के मध्य नहीं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि अब तक जितने भी समझौते की बात की गई है वह शासक और शासित के मध्य समझौते की बात थी। अर्थात वे सब वास्तविक दृष्टि से सामाजिक समझौते नहीं थे, वरन शासनात्मक समझौते थे। किंतु हॉब्स के द्वारा जिस समझौते का प्रतिपादन किया गया वह शासक और शासितों के मध्य उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है, जो राज्य के सम्मुख अपने अधिकारों को त्यागने की बात करते हैं। अतः वह वास्तविक दृष्टि से एक सामाजिक समझौता है। आगे है शासक समझौते की उत्पत्ति है, भागीदार नहीं। हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है। चौथा है शासक की सत्ता निरंकुश। इसकी चौथी विशेषता तीसरी विशेषता से उत्पन्न होती है। समझौते में भागीदार न होने से संप्रभु की शक्ति असीमित और उसके अधिकार निरंकुश है। उसकी सत्ता पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, अतः वह अपनी सत्ता का प्रयोग अपनी इच्छा से करने में स्वतंत्र है। पांचवा है शासितों को शासकीय निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं। प्राकृतिक दशा को छोड़ने और समझौते में शामिल होने के साथ ही व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता और अपने सब अधिकार भी त्याग दिए हैं और समझौते से किसी को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आगे है सुरक्षा प्रदान न कर सकने वाला शासक का विरोध उचित। समझौते के उद्देश्य को बरकरार रखने के लिए इस शर्त का पालन अनिवार्य है। इस समझौते में अपने आप को मारने,
अंग भंग करने या आक्रमणकारी का विरोध न करने, वायु, औषधि या जीवनदाता या अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा देता हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है? आज्ञा की अवहेलना कर सकता है। क्योंकि हॉब्स कहता है कि प्रजाजन के सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन होते हैं। यदि शासक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो उसका प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार समझौते के बाद भी सुरक्षित रखते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स यह सिद्ध करता है कि वह न तो राज्य को ईश्वर द्वारा उत्पन्न मानता है और न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम मानता है। तो क्या मानते हैं वो? तो देखते हैं वह क्या मानते हैं। वरन वह अपने राज्य को मानव निर्मित कृत्रिम साधन मानता है। वह राज्य को क्या मानता है? ना ईश्वर द्वारा उत्पन्न मानता है और ना प्राकृतिक विकास का परिणाम मानता है। वह मानव निर्मित कृत्रिम साधन मानता है राज्य को, मतलब राज्य की उत्पत्ति को, जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं देखते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्णतया काल्पनिक है। कैसे काल्पनिक है? उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रहता है उसको केवल झगड़ालू, स्वार्थी, बर्बर सिर्फ ऐसे ही माना है, यानी सिर्फ एक तरफा उसको दिखाया है, उसके अच्छे तरफ को नहीं दिखाया, उसके सिर्फ बुरे प्रकृति को, बुरे स्वभाव को ही बताया है कि वह अशांतिपूर्ण है, झगड़ालू है, बर्बर है। इसलिए हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था क्या है? पूर्णतया काल्पनिक है। हॉब्स ने मानवीय गुणों प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति का वर्णन न करके सिर्फ उसे स्वार्थी, हिंसक, असत्य एवं बर्बर माना है। उन्होंने उनके अच्छे गुणों को नहीं बताया है, जैसे इंसान के अंदर, मानव के अंदर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति भी होती है, तो उसे नहीं दिखाया है। यह समझौता सिद्धांत पूर्णतया अनैतिहासिक है, क्योंकि उसने राज्य को क्रमिक विकास का प्रतिफल न मानकर समझौते का परिणाम माना है। तो इस प्रकार यह तो हुए हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया है, यानी हॉब्स के मानव स्वभाव के सिद्धांत के बारे में। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।